नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं खेती किसानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय, और उन विषयों से संबंधित आपके पास जो भी सवाल होते हैं वो आप पूछ सकते हैं हमसे एक फोन कॉल के जरिए। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो विषय है वो हम आपको बता देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है गोभी की नर्सरी प्रबंधन और बागों में गुट्टी चढ़ाना। जी हाँ, गोभी की नर्सरी प्रबंधन और बागों में गुट्टी चढ़ाना आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है। और इस विषय से संबंधित आपके पास जो भी सवाल हैं, जो भी परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल करके। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। एक बार आपके लिए फिर दोहरा देते हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं। इस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे किसान भाइयों बहनों, उनके जवाब देने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ। आइए उनका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रीतम कालिया, जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के सब्जी विज्ञान विभाग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कन्हैया सिंह, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो हमने हमारे विशेषज्ञों से परिचय करवा दिया है आपका, जो हमें आज के हमारे विषय से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। और आपको विषय भी पता है, हमारे टोल फ्री नंबर के बारे में भी आपको जानकारी है। तो फिर आप बिल्कुल समय मत गवाइए, अपना फ़ोन उठाइए और अपने सवाल आप हमसे पूछिए हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। तब तक आपके कॉल्स के इंतज़ार के साथ साथ हम भी हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे गोभी की नर्सरी के बारे में। तो डॉक्टर प्रीतम आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कौन से वर्ग की गोभी जो है, गोभी की नर्सरी जो है वो तैयार की जा सकती है। किसान भाइयों, फूल गोभी हमारे देश की एक प्रमुख सब्जी फसल है और उसमें अगेती फूल गोभी तो और भी अधिक लाभदायक फसल है किसान भाइयों के लिए। और पिछले कुछ वर्षों में अगेती फूल गोभी के ऊपर किसान भाई काफ़ी अपना समय लगा रहे हैं और काफ़ी खेती में इसकी बढ़वार हो रहा है। तो लेकिन अभी गर्मी का मौसम होने के कारण और ऊपर से बरसात भी तेज़ होने के कारण इसकी जो पौध है उसको उगाना बहुत ही चैलेंज किसान भाइयों के लिए होती है। तो इसके लिए किसान भाइयों को पहले इसकी जानकारी लेना बहुत ही अनिवार्य है। जहाँ तक फूल गोभी की किस्मों की बात है, पहले तो हमारे पास बीज होना चाहिए, अच्छी किस्मों का बीज, जो प्रमाणित बीज हमें लेना चाहिए। और उसके लिए जो पूसा संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान के नाम से जाना जाता है, उसमें से अगेती फूल गोभी की किस्मों का चयन कर सकते हैं किसान भाई। तथा यहीं पे एक राष्ट्रीय बीज निगम भी पूसा संस्थान में ही स्थित है, वहाँ से भी किसान भाई प्रमाणित बीज ले सकते हैं। जहाँ तक किस्मों की बात आती है तो किस्में जो अगेते वर्ग की किस्में हैं उसमें पूसा मेघना एक बहुत ही प्रचलित किस्म है काफ़ी समय से। लेकिन अभी कुछ नई किस्में भी हम लाए हैं, उसमें पूसा अश्विनी है, पूसा कार्तिकी है और एक संकर किस्म भी है जिसको पूसा कार्तिक संकर के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रीतम, हम अच्छे से जानकारी ले रही है कि आप अगेती फसलों, जो अगेती गोभी है उसकी खेती कर सकते हैं। किस्मों के बारे में आपने बता दिया है। विस्तार से आपसे और जानकारी लेंगे गोभी की नर्सरी के बारे में, क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं हमारे किसान भाई बहन। लेकिन उससे पहले हमारी इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेंगे। गोभी वर्गीय सब्जियां एक लोकप्रिय सब्जी हैं। भारत में इसकी कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल लगभग 3000 हेक्टेयर है, जिसमें तकरीबन 6,85,000 टन उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश तथा अन्य शीत स्थलों में इसका उत्पादन व्यापक पैमाने पर किया जाता है। वर्तमान में इसे सभी स्थानों पर उगाया जाता है। फूल गोभी, जिसे हम सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, उसके पुष्प छोटे तथा घने हो जाते हैं और एक कोमल ठोस रूप निर्मित करते हैं। वहीं पत्ता गोभी उपयोगी पत्तेदार सब्जी है। भारत में इसका क्षेत्रफल 83,000 हेक्टेयर है, जिससे 5 लाख टन उत्पादन होता है। फूल गोभी की तरह पत्ता गोभी पत्तियों का समूह है, जिसे सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। पत्ता गोभी में विशेष मनमोहक सुगंध सिनेग्रिन ग्लूकोसाइड के कारण होती है। ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, सी तथा कैल्शियम फास्फोरस खनिज होते हैं।
तो अभी आपने गोभी की खेती पर आधारित हमारी एक रिपोर्ट पर नजर डाली। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बागों में गुट्टी चढ़ाने के ऊपर। तो डॉक्टर सिंह आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप हमें जानकारी दीजिए, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि ये गुट्टी चढ़ाना होता क्या है। गुट्टी चढ़ाना एक बहुत ही पुरानी और एक प्रचलित विधि है। यह एक पौधों के प्रवर्धन करने का तरीका है। और इस तरीके में करते क्या है कि जब टहनी जब फल में लगी रहती है उसी में हम उसकी रूटिंग कराते हैं, जड़ निकलवाते हैं। इस जड़ निकलने की प्रक्रिया को जब वो पौधा उसके साथ मदर प्लांट मातृ पौधे के साथ लगा रहता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग जनरली गुटी बोलते हैं। इसको चाइनीज लेयरिंग भी कहते हैं। मतलब गुटी के अलावा चाइनीज लेयरिंग भी कहते हैं, एयर लेयरिंग भी कहते हैं। इनको कई नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, चाइनीज लेयरिंग और एयर लेयरिंग भी कहा जाता है गुट्टी चढ़ाने को। और ये क्या होती है इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया है और भी विस्तार पूर्वक हम हमारे विशेषज्ञ से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। फलों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। फलों का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। जिस तरह फल हमारे जीवन को स्वस्थ बनाते हैं, उसी तरह हमें अच्छे फल पाने के लिए बागों का सही रखरखाव करना चाहिए। बदलते मौसम के अनुरूप बागों का प्रबंधन करना भी आवश्यक हो जाता है। और इस समय बरसात का मौसम आ गया है और ये मौसम फलदार पौधों के रोपण और बागों में गुट्टी चढ़ाने का है। इस समय केला, आम, लीची और अनार के बाग लगे हुए हैं और बागों से अच्छी फसल लेने के लिए तो बागों की देखभाल रखना आवश्यक है। ये कार्य तभी अच्छे तरीके से किया जा सकता है जब किसान सही वैज्ञानिक विधि की सही सलाह को अपनाते हुए प्रयोग करें, जिससे बाग में लगे पेड़ रोग मुक्त रहें और स्वस्थ रहें, ताकि किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सके। तो ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं गोभी के बारे में। तो डॉक्टर प्रीतम, अभी आपने जानकारी दी थी कि कौन से वर्ग की गोभी की खेती कर सकते हैं हमारे किसान और किस्मों के बारे में जानकारी दी थी आपने और बीज कहाँ से ले सकते हैं इसके बारे में भी बताया था। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी बीजोपचार के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम कह सकते हैं आज की समय में खेती बुआई करने से पहले। तो बीजोपचार कैसे करें? जी, जो पौधशाला की बात की, पौधशाला का तैयार करना और पौधों को उगाना जो अच्छे हों, स्वस्थ हों, ये बहुत ही अनिवार्य है इस अगेती फूल गोभी में। लेकिन जो किसान भाई नई खेती करते हैं, नई जगह चुनते हैं पौध उगाने के लिए, उनके लिए ये अनिवार्य है जानना कि हमें उस भूमि की जहाँ पर वो अपनी पौधशाला तैयार करना चाहते हैं उसका अच्छी तरह उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ कई ऐसे जीवाणु हो सकते हैं जो आपकी पौध को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी जगह जो पहले जोती नहीं गई है, वहाँ जहाँ फसल नहीं उगाई गई है, उस जगह को पहले उपचार करना जरूरी है। जो फॉर्मेल्डिहाइड नाम के एक रसायन है जिससे उपचार किया जा सकता है, जिसको 25 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर इस प्रोपोर्शन में उसका छिड़काव किया जाए और तुरंत उसके पश्चात उस स्थान को प्लास्टिक से कवर कर दिया जाए, अच्छी तरह ढक दिया जाए और 3-4 सप्ताह तक उसको कवर रहने दिया जाए। फिर उसको ओपन किया जाए और जिससे कि रसायन की जो गुणवत्ता है वो उससे निकल जाए, वो बाहर निकल जाए, क्योंकि उसकी बदबू होगी वो इस करके वो नहीं रहनी चाहिए। और उसकी अच्छी तरह खुदाई करें 2-3 सप्ताह के लिए, तब वो बिजाई के लिए तैयार होगी। उसके पश्चात हमें वहीं पे जो पौधशाला तैयार करनी है, जो लगभग क्यारियाँ आप 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर उभरी हुई क्यारियाँ बना सकते हैं। और जो चयन स्थल का करें वो ऊंची जगह होनी चाहिए जहाँ पानी का निकास अच्छी तरह हो और पानी रुके नहीं। तो ये तो सावधानियाँ होगी जो आपने भूमि चयन से पहले क्या क्या सावधानियां बरत लेनी सकते हैं। जी बिल्कुल। और उसके पश्चात जब आपकी बात आई कि आपको उसकी जगह की खुदाई करने के पश्चात और जैसे क्यारियाँ बनाए वैसे बना लें, तो लगभग 1 हेक्टेयर के लिए आपको 10 ऐसी
क्यारियाँ बनाना आवश्यक हैं, जो कि आपको पौध 1 हेक्टेयर के लिए वो काफ़ी उससे उपलब्ध हो जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रीतम, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी। हम आपसे इसके बारे में और जानकारी जो है वो लेते रहेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ यहाँ पर, उनका पहले प्रश्न ले लेते हैं। हेलो, इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से सोनपाल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो। हाँ जी, ये हमारा आम का पेड़ है जी। और इसमें आम जब अपनी पूर्ण फूल अवस्था में हो जाता है तो उस समय वो फट जाता है जी। हाँ, बताएं वो क्यों फटता है? आम जो है वो फट जाता है। फट जाता है, जबकि मुझे ये पता नहीं है कि वो कौन सी नस्ल का आम है। जी, आपको किस्म के बारे में जानकारी नहीं है? जी नहीं, डॉक्टर किस्म सिंह। की नहीं है जी, वो गुठली जमी थी। जहाँ तक आपने पूछा आम के फटने के सवाल पे, आप जनरली आम के जो फटने की समस्या है वो बोरान की कमी से होती है। जी। ठीक है, तो आप जो है जब फल दाने के आकार का हो, मटर के दाने के आकार का हो, तभी आपको बोरेक्स नाम की एक दवा आती है, बोरेक्स का छिड़काव करें 0.2%। 0.2% 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, उसका जो है छिड़काव जब मटर के दाने का आकार का हो तभी आप उस पर छिड़काव कर दें, तो ये समस्या आपकी कुछ हद तक दूर हो सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए सोनपाल जी, आपकी समस्या का समाधान जो है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप अमल में लाएंगे और अपने आम की जो फसल है, जो उपज है, उसे अच्छा हासिल कर पाएंगे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से बिजलान जी। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? ये गुट्टी लगाना कैसे लगाते हैं, कलम बांधते कैसे? जी, गुट्टी चढ़ाने के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं कि किस प्रकार लगाई जा सकती है। जी, हम आपको बताएंगे इस बारे में। जी डॉक्टर सिंह, आप बताइए, गुट्टी चढ़ाना जानना चाहते हैं ये। सामान्यतया गुट्टी जो है वो कुछ ही फल वृक्षों में की जाती है, उन फल वृक्षों में की जाती है जिसमें कि आसानी से जड़ें निकल सकती हैं। इसके लिए जो लीची है उसका एक व्यावसायिक प्रवर्धन जो है हमारे गुट्टी के द्वारा ही होता है। लीची के अलावा अमरूद में कर सकते हैं हम लोग इसको, गुट्टी को व्यावसायिक प्रवर्धन के रूप में, तथा नींबू वर्गीय फलों में नींबू और लेमन, इनमें भी हम लोग एयर लेयरिंग या गुट्टी करते हैं। गुट्टी करने के लिए सबसे पहले आपको एक मातृ पौधे का चुनाव करना पड़ेगा। मातृ पौधा वो पौधा होगा जिसके बारे में एक उन्नत किस्म होगी उस वैरायटी की, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कम से कम 3 से 5 वर्ष का उसमें फलत होना चाहिए, जिसके बारे में आप जानते हो कि इसकी उपज क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है। उसके बाद उसमें जो है हम एक टहनी जो कि 6 से 8 महीने पुरानी होगी उसका चुनाव करते हैं, और उस टहनी में ऊपर से 30 से 45 सेंटीमीटर के नीचे आने पर एक रिंग के आकार का हम आपको बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। मेरे पास ये है, इसमें एक रिंग जो है, जैसे आप यहाँ से देखें, इससे जो है 45 सेंटीमीटर नीचे एक रिंग जो है एक छल्ला के रूप में 2.5 सेंटीमीटर के आकार का पूरा एक छल्ला हम निकालते हैं इसके ऊपर से। फिर इसके बाद ऊपर की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ हम एक IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड आता है, और जो कि कमर्शियल रूप में बाजारों में सेरेडॉक्स या रूटेक्स के नाम से मिलता है। यह एक पाउडर होता है। इस पाउडर को जो है थोड़ा सा पानी से मिला करके, थोड़ा सा हम दिखाना चाहते हैं आपको, थोड़ा सा इस पाउडर को मिला करके आप थोड़ा सा पानी के द्वारा इसमें ऊपर की तरफ आप लेप लगा दें, थोड़ा सा पानी के द्वारा लेप लगा दें, या एक पेस्ट आता है लैनोलिन पेस्ट, उसमें आप मिला करके इसके ऊपर लगा करके एक मांस घास आती है, इसको मांस घास बोलते हैं। इसको पानी में भिगो लीजिए, और पानी में भिगोने के बाद इसको पूरी तरह निचोड़ दीजिए, पूरी तरह, और इस पे चारों तरफ, इसमें जैसे हम दिखाते हैं आपको कि इसमें चारों तरफ से इसको आप लपेट दीजिए इस तरह से, पूरा इस तरह से एक चारों तरफ से लपेट दीजिए भिगोने के बाद। और एक पॉलिथीन 20 से 25 सेंटीमीटर का टुकड़ा आता है, इस टुकड़े को जो है पूरा इसके ऊपर से लपेटते हुए, पूरी तरह से लपेट करके 2-3 भाग में, और तार के द्वारा, तार से या सुतली जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उससे जो है निचला सिरा
और ऐसे ले जाते हुए इस ऊपरी सिरे को भी अच्छी प्रकार से दबा के बंद कर दें, जिससे कि ये दोनों पूरी तरह से बंद हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका पूरा एक बना हुआ एयर लेयरिंग या गुटी का एक ये पूरी तरह से पौधा है, जो कि हम पूरी तरह से इसको हम बांध दिए हैं। इसके करने के बाद इसको आप छोड़ दीजिए ऐसे ही। 45 दिन के बाद इसमें ऊपर से जड़ निकलती है, ऊपर से, और ऊपर से जड़ निकलने के बाद फिर हम इसको 2 सेंटीमीटर नीचे से यहाँ से इसको हम काट लेते हैं जी। इसको, और फिर ले जा करके इसको पूरा हम निकाल देते हैं जी। पूरे को, और फिर हम नर्सरी लगा देते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए बिजलान जी, आपको पूरी विस्तार से जानकारी दे दी हमारे विशेषज्ञ ने कि किस प्रकार आप गुट्टी चढ़ा सकते हैं अपने फलों के तनों पर और कैसे आप उससे अपना जो है लाभ ले सकते हैं। हम आपको विस्तार से जानकारी देते रहेंगे हमारे कार्यक्रम में आज के हमारे विषय से संबंधित, लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका ही मजा आइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों, हम चर्चा कर रहे हैं गोभी की नर्सरी और बागों में गुट्टी चढ़ाना के ऊपर। और इस विषय से संबंधित आपके पास जो भी सवाल हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। हमारे एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे हम यहाँ पर। लेकिन पहले हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं यहाँ पर डॉक्टर प्रीतम, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि आप बता रहे थे हमें कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब नर्सरी तैयार करें हमारे के साथ। तो जहाँ तक नर्सरी तैयार करने की बात है वो तो बता दिए कि आपको कैसे क्यारी तैयार करनी है और किस आकार की क्यारी होनी चाहिए। उसके पश्चात उसमें सड़ी गली गोबर की खाद मिलाना, अच्छी तरह भुरभुरा उसको कर लेना, तथा उसके साथ हमें लगभग 100 ग्राम इस 3 बाई 1 बाई 15 सेंटीमीटर वाली क्यारी में सुपर फास्फेट मिलाना है, क्योंकि जिससे कि पौधों की जड़ अच्छी तरह स्वस्थ हों, अच्छी तरह निकलें जी। और उसके पश्चात क्योंकि फफूंदों का प्रकोप हो सकता है, इसलिए हमें उसमें कैप्टाफ, डाइथिन M45 इनका 15-15 ग्राम उस क्यारी में मिलाना है एज ए फफूंदनाशक। और उसके पश्चात फिर जो हमें जो बिजाई करनी है उसको भी उपचार करना है, और उसके लिए भी कैप्टाफ या कैप्टान या सेरेसन या एग्रोसन 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हम उसका बीज का उपचार करके फिर ही उसकी बिजाई करें। और जब बिजाई भी करनी है तो हम क्यारी में लाइनें बनाकर जो 5-5 सेंटीमीटर के फासले पे हों और 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पे बीजों का बिजाई करनी है। और उसके पश्चात हमें साथ ही, जैसे कि मैंने बात की थी कि फफूंदनाशक डालें, एक ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशक भी आता है जिसको भी हम 15 से 20 ग्राम की मात्रा से क्यारी में मिला सकते हैं, जो फफूंद डैम्पिंग ऑफ नाम का जो मुश्किल आती है क्यारियों में, उससे निजात दिलाता है। जी।
तो ये तो बात होगी कि हमें क्या क्या करना चाहिए और बीज का उपचार करना चाहिए, और बिजाई करने के पश्चात उसको पतली परत मिट्टी से बीज को ढक देना चाहिए तथा उसके ऊपर फिर सूखे घास से उसको कवर कर देना चाहिए और फिर हमें उसको हल्की सिंचाई करनी चाहिए। तो 3-4 दिन के बाद ये बीज अंकुरित हो जाते हैं और उसके पश्चात जो घास हमने सूखा ऊपर रखा उसको हटा दें तथा हल्की सिंचाई हमें रोज़ सुबह शाम उसकी करनी है, जिसमें भी हमें फफूंदनाशक का घोल मिलाकर ही उसको देना है, क्योंकि जो डैम्पिंग ऑफ नामक फफूंद है उसका काफ़ी इस मौसम में प्रकोप रहता है। जी बिल्कुल। तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है आपको नर्सरी तैयार करते वक्त, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बता दिया है आपको। एक कॉलर है यहाँ पर मध्य प्रदेश से, धर्मेंद्र जी इस वक्त जो हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। जी मैम, जैसे गोभी में बीज गोभी लगाते हैं, गोभी में बीज उपचार कैसा करना चाहिए, कितनी दूरी में लगना चाहिए और कब कब दवाई छिड़काना चाहिए टाइम टाइम पे, इसकी जानकारी चाहिए। जी, अभी हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में बताया था। मैं आपसे गुजारिश करूंगी एक और बार आप विस्तार से जानकारी दे दीजिए, बीजोपचार कैसे करें, कितनी दूरी पर लगाएं। जी तो जहाँ तक बीजोपचार की बात है, तो अभी बात की, एक अच्छा हुआ कि आपने प्रश्न पूछ लिया। एक तो मैंने उपचार के लिए बताया कि जो फफूंद है डाइथेन M45 या M45 जिसको बोलते हैं, या बेबिस्टीन यूज़ कर सकते हैं, या कैप्टाफ, इनमें से कोई सा भी फफूंदनाशक हमारे पास हो उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो ट्राइकोडर्मा बताया उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं उपचार करने के लिए। लेकिन उसके पहले, क्योंकि इस मौसम में और इसके पछेते मौसम में भी एक काला सड़न रोग का प्रकोप फूल गोभी में रहता है, तो उससे बचाव के लिए हम इसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो 50 डिग्री टेम्परेचर तापमान पे हम पानी को उबालकर फिर उसमें बीज को लगभग आधा घंटे के लिए रखें, तो ये भी एक हॉट वाटर ट्रीटमेंट उपचार हो जाता है, जिससे अगर जो काला सड़न रोग है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा पनपता है, तो उसको उससे निजात पाने के लिए ये उपचार करना भी बहुत आवश्यक है। और उसके पश्चात जो फफूंदनाशकों के फफूंदों की बात मैंने की, उसके लिए फफूंदनाशकों का प्रयोग करना उपचार के लिए वो भी आवश्यक है। जी बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर हमारे साथ, प्रीतम जी उत्तर प्रदेश से, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी, हमें गोभी की नर्सरी लगानी है और उसके लिए हमें बीज कहाँ से लाना पड़ेगा? जी, उत्तर प्रदेश में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, एटा से। जी, तो डॉक्टर प्रीतम, आप प्रीतम जी का ही जवाब दीजिए कि कहाँ से बीज ले सकते हैं वो। ये अच्छी बात लगी कि आपका रुचि है गोभी लगाने में और अगेती गोभी लगाने में रुचि है, क्योंकि इस गोभी को लगाने से एक तो किसान भाइयों को लाभ अच्छा हो जाता है, क्योंकि अच्छे दाम किसानों को मिलते हैं। यदि आप अभी की रुपाई की गोभी आपकी अक्टूबर महीने में तैयार हो जाती है तो आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं। तो जहाँ तक आपने बात की कि बीज कहाँ से मिलेगा, तो एक तो ये कि आपके नज़दीक कोई केवीके होगा या कोई सरकारी संस्थान ब्लॉक आपका होता है, वहाँ भी आप संपर्क करें तो वो बीज आपको उपलब्ध करा सकते हैं। और उसके अतिरिक्त जो पूसा संस्थान से भी आपको बीज मिल जाएगा, यहाँ से भी आप डाक द्वारा भी बीज मंगवा सकते हैं। और जो राष्ट्रीय बीज निगम है, इसके जो सेंटर अलग अलग जगह भी होते हैं, वहाँ से भी उनकी यदि आप संपर्क करें, जो सरकारी विभाग होगा, ब्लॉक होगा आपका, वहाँ कृषि लोगों से संपर्क करेंगे तो वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी, कृषि विज्ञान केंद्र और ब्लॉक में भी जो कृषि अधिकारी होते हैं उनसे भी ये जानकारी ले सकते हैं, तथा वो भी, उनका भी कार्य है कि वो बीज लोगों को वहाँ उपलब्ध कराएं। और उसके अतिरिक्त हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, सब्जी विभाग से संपर्क कर सकते हैं तथा राष्ट्रीय बीज निगम से भी संपर्क करके बीज ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप कहाँ से बीज ले सकते हैं इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। एक और कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर राजस्थान से, सूबे सिंह, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी, अमरूद का पेड़ से दोबारा पेड़ तैयार करना है, उसके बारे में बताओ। अमरूद का पेड़ दोबारा तैयार करना है आपने? अमरूद के पेड़ से नया पेड़ तैयार करना है। जी, अमरूद के पेड़ से नया पेड़ तैयार करना है डॉक्टर सिंह इनको।
अमरूद का यदि आप गुटी के द्वारा तैयार करना चाहते हैं तो मैंने अभी अभी बताया कैसे तैयार करेंगे। तो यदि आप गुटी से तैयार करना है अमरूद के पौधे को, तो सबसे पहले आप जो आपके बगीचा में या जो आपके पास उपलब्ध पौधे हैं अमरूद के, उसमें एक आप चयन करें कि कौन सा पौधा सबसे अच्छा है उस प्रजाति का, जिस प्रजाति का आप करना चाहते हैं। जैसे इलाहाबाद सफ़ेदा है, लखनऊ 49 है, ललित है, श्वेता है। इन प्रजातियां जो भी आपके पास उपलब्ध है बगीचे में है, उसमें सबसे पहले आपको उस पौधे के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये इसकी उपज कितनी है, इसकी गुणवत्ता कैसी है, ये रोग से कीट के प्रति जो है ये मुक्त है। उसके बाद उसमें जो है एक टहनी जो कि 6 से 8 महीने की पुरानी हो, उसका चुनाव करें। उस टहनी की जो मोटाई कम से कम हो वो 1 इंच की होनी चाहिए, या पेंसिल थिकनेस हम लोग कहते हैं कि पेंसिल के आकार की हो। उसमें आप ऊपर से 45 सेंटीमीटर के ऊपर से नीचे आइए और एक जहाँ की बहुत ही चिकना जगह हो, स्मूथ हो, 2 गांठ के बीच में आप जो है एक जगह पे 2.5 सेंटीमीटर के आकार का एक छल्ला निकालें आप। जैसे हम आपको अभी आप दिखाया भी था मैंने अभी कि इसमें आप जो है ये एक नींबू का है, तो आप इसमें एक छल्ला बनाएं। ऊपर से जो है 2 गांठ के बीच में, ठीक गांठ के नीचे आपको छल्ला बनाना है और 2 गांठ के बीच में छल्ला होना चाहिए और छल्ले से पूरा निकाल लीजिए। और ऊपर एक सेरेडॉक्स या रूटेक्स एक पेस्ट आता है, उसको IBA का पेस्ट बना सकते हैं, उसको भी लगा सकते हैं आप। लगाने के बाद मांस ग्रास आती है, एक तरह से ये मांस ग्रास जो है वो एक समुद्र में पाई जाने वाली घास होती है जो कि आपको बाजार में मिलेगी। उस घास को ले लें और उसको पानी में पूरी तरह से भिगो करके निचोड़ लें। इस घास की खासियत ये होती है कि इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता अच्छी होती है। आप 30 से 45 दिन तक इसमें नमी बनाए रखते हैं और वही नमी जो है इसके जड़ के निकलने में सहायक होती है। आप उस पर लपेट दें। लपेटने के बाद 15 से 20 सेंटीमीटर के चौड़ाई के आकार का आप एक पॉलीथीन ले लें, पॉलीथीन शीट जिसकी की मोटाई 400 गेज की होनी चाहिए। उसको चारों तरफ से लपेट करके और दोनों सिरा, ऊपर का और नीचे का दोनों सिरा जो है आपको एक सुतली से बांध दें। चूंकि तार की नहीं मिल पाता है कभी कभी गांव में, तो आप सुतली से भी बांध सकते हैं और 45 दिन के बाद आप नीचे से उसको काट लीजिए। इस तरह से आप एक नया पौधा तैयार हो। जी बिल्कुल, कैसे आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं ये आपने अभी जान लिया। एक और कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, विक्रम सिंह जी। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी मैडम, नमस्ते जी। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? सर मैं डॉक्टर साहब से चीकू की कलम के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, चीकू की कलम के बारे में पूछना चाहते हैं, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? जी, चीकू की कलम कैसे तैयार होती है? इसकी गुट्टी बांधी जाती है कि पौधे से तैयार की जाती है? जी डॉक्टर सिंह। चीकू की जो है वो कलम बांधी जाती है। हम लोग इसके गुटी से नहीं हो पाएगा, गुटी से नहीं करते, इसमें हम लोग कलम बांधते हैं। और कलम बांधने का जो सबसे अच्छा तरीका है, हम लोग उसको बोलते हैं मृदु कोमल बंधन या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसमें, चीकू में। और इसमें जो है 1 साल का पुराना पौधा जो नर्सरी में तैयार करते हैं, 1 साल का पौधा, और जब ये इसी जुलाई के महीने में, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक के महीने में इसमें ग्राफ्टिंग करते हैं। उस ग्राफ्टिंग का नाम है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग होती है, मैंने रूट स्टॉक को ऊपर से काट करके उस पर एक चीरा लगा देते हैं, इस तरह का चीरा लगाते हैं। और साइंस सूट जो है किसी एक प्रभेद का या प्रजाति का, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारे प्रभेद हैं आपके चीकू में। क्रिकेट बॉल है, काली पत्ती है, बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि अच्छी प्रजातियां हैं। PKM1 है, PKM2, PKM3, जो एक खास तौर की प्रजाति जिसके बारे में आपको जानकारी हो, उससे साइंस सूट ले लीजिए। और उसे साइंस सूट ले करके और एक कलम बंधन, सॉफ्टवुड कलम बंधन, या उससे बोलते हैं मृदु कोमल सॉफ्ट बंधन, कलम बंधन, उस तरह से बांध करके आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चीकू का नया पौधा किस प्रकार तैयार किया जा सकता है, विक्रम सिंह जी आपने जान लिया। लगातार हम यहाँ से हमारे जो विस्तार से जानकारियाँ हैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी ये जो सिलसिला है जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया।
और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। कृषि से जुड़ी सभी जानकारी देखें विभिन्न प्रदेशों से। कार्यक्रम राज्यों से डीडी किसान पर मंगलवार से शनिवार शाम 4:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं गोभी की नर्सरी और बागों में गुट्टी चढ़ाने के बारे में। और आपके पास कोई भी सवाल है तो हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कीजिए और आप अपने सवालों के जवाब हमसे ले सकते हैं। इस वक्त हमारे एक कॉलर जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से रवि, जो इस वक्त फोन लाइन पर हैं। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 रवि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है इनसे संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, हम बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर सिंह आपके पास आना चाहेंगे। अभी हम लगातार बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि गुट्टी किस प्रकार चढ़ाई जा सकती है। उचित समय क्या होता है गुट्टी चढ़ाने का, इसके बारे में बताएं। गुट्टी चढ़ाने का उचित समय जो है वर्तमान समय ही है, जब मानसून की शुरुआत हो जाए जी। तो आप उसे कह सकती हैं जून से लेकर के जुलाई तक। जून से जुलाई तक जिस समय की वातावरण में नमी की मात्रा ज्यादा हो जी, उस समय गुट्टी करने पर उसमें सफलता अच्छी मिलती है। जी बिल्कुल, तो उचित समय है जून से जुलाई का, या फिर कहें कि जब मॉनसून का समय है वो बिल्कुल उचित है गुट्टी चढ़ाने के लिए। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर, शारदा देवी कोलकाता से। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हाँ सर, बोलिए जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मैं आंवले का गाछ है तो 6-7 साल हो गया है, फल नहीं हो रहा है जी। यही जानना चाहती हूँ कि उसमें क्या, कौन सा दवा डालें या क्या करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर सिंह बताइए इसके बारे में। सबसे पहले बात तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आंवला जो आपने लिया है वो कौन सी प्रजाति है, कौन सी किस्म है जी, कौन सी प्रजाति है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। फोन जो है वो कट चुका है। कोई बात नहीं, इसके बारे में ये है कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि किस्म कौन सी है। यदि किस्म में एक बनारसी किस्म आती है, उसमें थोड़ा सा साई बेयरिंग या कह सकते हैं हम लोग की इसमें इनकम्पेटिबिलिटी होती है, तो जिसकी वजह से भी फूल या फ्लावर नहीं आते हैं, तो आपको दूसरी प्रभेद भी उसमें लगाना चाहिए, दूसरी किस्में भी लगाना चाहिए। लेकिन यदि वो पौधा बीजू होगा, सीडलिंग होगी, यदि वो ग्राफ्टिंग या बडिंग के द्वारा तैयार नहीं किया गया होगा, बडिंग के द्वारा, कलम के द्वारा, तो उसमें कम से कम 6-7 साल लगते हैं फल आने में। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप ये जानकारी लेना पड़ेगा आपसे कि ये कौन सी किस्म है और आपने कलम का पौधा लिया हुआ है या बीजू पौधा लगाया हुआ है। जी बिल्कुल, तो इसके लिए निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं आप और वहाँ से पता कर सकती हैं कि ये किस्म कौन सी है और उसी के आधार पर बताया जा सकेगा आपको कि आपका जो समस्या है उसका समाधान आप तक पहुँचाया जा सकेगा। बढ़ते हैं आगे और एक और कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश से सुरेश। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो मध्य प्रदेश। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। मतलब जो गोभी में जो किस्म को, हेलो 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 जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल हमसे पूछिए। जी सुरेश जी, अपना प्रश्न पूछिए। गोभी में कौन सी किस्म रही? गोभी की किस्मों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं जी। गोभी की कौन सी अच्छी प्रजाति का चयन कर सकते हैं ये? देखो सुरेश जी, ये तो अच्छी बात है, आपको गोभी की फसल की किस्मों के बारे में जानकारी लेनी है। तो जैसे कि हम अगेती फूल गोभी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको हम सभी वर्गों की किस्मों के बारे में जानकारी दे देते हैं, जिससे कि आपको जब भी गोभी की फसल लगानी हो तो आपको पता हो कि इस मौसम में कौन सी
किस्म का आप चयन कर सकते हैं। तो जहाँ तक अगेती फूल गोभी की हम बात कर रहे हैं, उसमें मैंने पहले ही बताया कि 3 किस्में हैं, जैसे पूसा मेघना है, पूसा अश्विनी है, पूसा कार्तिकी है। ये पूसा संस्थान की ही 3 किस्में हैं और एक संकर किस्म है जिसको पूसा कार्तिक संकर के नाम से जाना जाता है। तो ये तो अगेते वर्ग की 4 किस्में हमारे पास हैं। और इसके बाद जो मध्यम अगेता वर्ग आता है, जिसमें जो फूल हैं नवंबर दिसंबर के महीने में तैयार होते हैं कटाई के लिए, उसको मध्यम अगेता वर्ग कहते हैं। तो इसमें पूसा शरद नाम की एक अच्छी किस्म है जिसको आप चयन कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तथा मध्यम पछेता वर्ग जो है, जो आपकी फसल दिसंबर के अंत में या जनवरी के शुरू में तैयार होगी कटाई के लिए, तो उसमें पूसा पौषजा और पूसा शुक्ति नाम की 2 किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं। और इसके बाद एक पछेता वर्ग है जो कि फरवरी और मार्च के महीनों में आपको कटाई के लिए तैयार होगा। तो उसमें पूसा स्नोबॉल K1 और पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 1 करके ये 2 प्रमुख किस्में, पूसा KT25 भी एक किस्म है। तो ये 3 किस्में हैं जो पछेते वर्ग की हैं। तो ये तो चारों वर्ग जो फूल गोभी के हैं उसकी विभिन्न किस्में हैं जो आपको बता दी हैं। उनका आप पूसा संस्थान से संपर्क करके बीज ले सकते हैं या राष्ट्रीय बीज निगम से भी संपर्क करके बीज अपना ले सकते हैं, या आपके इलाके में कोई बीजों की दुकान हो तो वहाँ से भी आप संपर्क करके बीज मंगवा सकते हैं या ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई विभिन्न किस्मों की, उन्नत किस्मों की गोभी की कि कौन सी चयन कर सकते हैं और आप कहाँ से बीज ले सकते हैं, ये भी बता दिया हमारे विशेषज्ञ ने। बढ़ते हैं आगे और इस वक्त एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, उत्तर प्रदेश से रविंद्र जी। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो मैडम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी, मुझे आम के पौधों की रोपाई करनी है और उसके लिए कौन सा उचित समय रहेगा? जी, आम लगाना चाहते हैं ये, और उचित समय क्या रहेगा? आम के लगाने का अच्छी प्रजातियां, उसके नाम मुझे बता दीजिए। जी, प्रजातियों के बारे में भी बताएंगे आपको। आम का लगाने का उचित समय इस समय चल रहा है, जुलाई से लेकर के आप सितंबर तक लगा सकते हैं। ये बरसात का मौसम सब बहुत ही उपयुक्त समय है आम के पौधरोपण के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको गड्ढे वड्ढे खुदाई कर लिए हों, यदि आप खाद वाद भर दिए हों गड्ढे में, तो आप रुपाई कर सकते हैं। रही बात किस्मों के चयन करने की, तो हमारे पूसा संस्थान की बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां हैं। एक आम्रपाली है, मल्लिका है, पूसा अरुणिमा है, पूसा सूर्या है, पूसा लालिमा है, पूसा पीताम्बर है, और 2 और पूसा श्रेष्ठ है, पूसा प्रतिभा है। ये 8 प्रजातियां हमारे संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं। और सबसे बड़ी खासियत इन प्रजातियों की ये है कि सारी प्रजातियां हमारी रेगुलर नियमित फल देने वाली हैं। आपको हर साल इनसे जो है आपका फल मिलेगा। तो आप इन प्रजातियों का चयन करके आप अपना लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। आम लगाने का उचित समय अब भी चल रहा है और कौन कौन सी प्रजातियों का चयन कर सकते हैं इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और एक और कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर हमारे साथ, महाराष्ट्र से महेश। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार महेश जी, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हाँ, दक्षिण सोलापुर से बात कर रहा हूँ सर। जी हाँ, वही गोभी का लागवड करने का है अभी। अभी कौन सा महीने में, अभी खेत में बारिश कम हुई है जी, वो अभी कौन सा महीने में लागवड करना चाहिए मैडम? जी बिल्कुल। और उसका जमीन भारी हो या साझा हो, इसकी जमीन के बारे में पूछना है। इधर कोई शेतकरी गोभी का लागवड नहीं करता है मैडम। जी बिल्कुल। अभी पहली बार ही मैं लगाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जी बताएं सर। जी बताइए। गोभी की बात जी, गोभी। तो आपने बताया कि आप महाराष्ट्र से हैं। जहाँ तक किस्मों की बात है, अभी हमने किस्मों की बात की। जो अभी आपको जिस फसल की अगेती फसल की फूल गोभी की रुपाई करनी हो, तो उसके लिए 3 किस्में और एक संकर किस्म की बात हमने की। इसके अतिरिक्त जहाँ आपके इलाके में निजी संस्थानों की भी कुछ किस्में होती हैं जो आपको आपके नज़दीक से बीज उपलब्ध हो सकता है, ये संकर किस्मों का उपलब्ध हो सकता है, तो उसका भी आप चयन कर सकते हैं। या फिर आपके नज़दीक कोई कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ से संपर्क करें कि आपके इलाके में कौन सी किस्म अभी लगाने के लिए ठीक है।
पर जहाँ तक 4 वर्गों की मैंने बात की, कब कब तैयारी होनी है, आपको फसल मार्केट के हिसाब से उगानी है कि कब मार्केट में आपकी फसल आए, तो उसके लिए वो 4 वर्ग जैसे मैंने बताया। तो उसकी अगेती फसल की तो अभी समय है, अभी की अभी इसको आपको बीज लेकर उसकी बिजाई करनी पड़ेगी। और उसके पश्चात जो मध्यम अगेते वर्ग की बात की, तो आप अगस्त के शुरू में उसकी बिजाई कर सकते हैं, जिससे अगले 3 या 4 सप्ताह में आपकी पौध तैयार हो जाएगी। तो आप उसकी रुपाई कर सकते हैं सितंबर के शुरू में या अगस्त के अंत में, तो आपकी फसल नवंबर दिसंबर में तैयार होगी। और अगर आपको फसल चाहिए कि वो नवंबर दिसंबर के अंत में या जनवरी के शुरू में या मध्यम तक तैयार हो, तो आपको फिर बीज की बिजाई जो है वो अगस्त के अंत में या सितंबर के शुरू में बिजाई करनी चाहिए। और उसके 3 सप्ताह बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो पौध के तैयार करने के सप्ताह कम होते जाएंगे। और जैसे अगेते वर्ग में आपको लंबे समय तक पौध को उगाना है जिससे वो सुदृढ़ हो, स्वस्थ हो, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो सख्त पौधे और मजबूत पौधे ही खेत में चल पाते हैं। तो जहाँ तक पछेते वर्ग की बात की, तो उसके लिए आपको बिजाई सितंबर के अंत में या अक्टूबर के शुरू में करनी है, जिसके नवंबर के शुरू में या मध्यम तक आप उसकी रुपाई कर सकें। तो आपकी फसल कटाई के लिए फरवरी मार्च तक बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो महेश जी, आपके प्रश्न का विस्तार पूर्वक जवाब आपको मिल चुका है। हम लगातार यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचा सकें, और ये जो हमारा प्रयत्न है ये हमारे एक ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। तो हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं गोभी की नर्सरी प्रबंधन और बागों में गुट्टी चढ़ाने के ऊपर। और लगातार हमारे कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके अपने सवाल पूछ रहे हैं। आप भी बिल्कुल समय मत गवाइए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। अपने पास जो भी सवाल हैं आपके पास वो आप हमसे पूछ सकते हैं। कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर हमारे इस पास अमरोहा से समी खान जी। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 समी खान जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? लगता है इनसे संपर्क जो है वो टूट चुका है। कोई नहीं, हम बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर सिंह, आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी हमने जान लिया कि गुट्टी चढ़ाने की विधि क्या होती है, उचित समय क्या होता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी इसे उतारने का समय क्या होता है? गुट्टी चढ़ाने के 45 दिन, आप कह सकती हैं 40 से 45 दिन के बाद उसमें रूटिंग हो जाती है। और रूटिंग होने पर उसके मालूम हो जाता है कि रूटिंग निकल चुकी है। जैसे हम इसमें आपको दिखाई देगा ऊपर की तरफ से कि इसमें से जड़ें आपको निकलती हुई दिखाई देंगी सफ़ेद सफ़ेद कलर की, तो वो अपने आप में मालूम हो जाता है कि जड़ इसकी निकल चुकी है। मतलब यदि 45 दिन के बाद आप इसको काट सकती हैं, और काट के निकालने के बाद कम से कम नीचे से 2 सेंटीमीटर नीचे काटना चाहिए और एक जगह इकट्ठा करके और धीरे धीरे इसका जो है तार या जो भी सुतली के द्वारा जो बांधे हैं उसको निकाल देना चाहिए। फिर प्लास्टिक निकाल करके जो मांस ग्रास है, जो मांस घास लगी है, उसको भी निकाल करके और काट करके दोबारा जो बनी हुई क्यारियाँ, जैसा कि सर ने भी बताया कि क्यारियाँ जो है 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। यदि थोड़ा बरसात का समय है तो आप 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। लंबाई आप और भी बढ़ा सकते हैं जितना भी बढ़ाना चाहें। और उसमें जो है 15-15 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी गुटी को जो है लगा सकते हैं। लगाते समय ध्यान दें किसान भाई
कि जो जड़ जहाँ तक निकली है वो भाग जो है जमीन के नीचे होना चाहिए, वो जमीन के ऊपर नहीं होना चाहिए, उतना भाग तक जमीन के नीचे दबा होना चाहिए। इसके अलावा यदि किसान भाई चाहते हो तो प्लास्टिक की थैलियाँ, पॉलीथीन की थैलियों में भी इनका हम रोपण कर सकते हैं। पॉलीथीन की थैली जो है 200 गेज की मोटाई की कम से कम हो, थैली को लेकर के और उसमें मिश्रण, उचित मिश्रण हो जिसमें कि जड़ें अच्छी प्रकार से ग्रो कर सके। उस मिश्रण के लिए किसान भाई क्या करते हैं कि एक भाग आप मिट्टी ले लें और एक भाग आप गोबर की खाद ले लें, सड़ी हुई खाद हो। यदि आपकी मिट्टी भारी हो तो 1/3 गोबर की खाद, 1/3 मिट्टी और 1/3 बालू लेकर के उस मिश्रण को मिला लें और उस मिश्रण को अच्छी प्रकार से उसमें भर करके और उसी में जो है आप इस गुट्टी को जो काट के ले आए हैं आप बगीचे से, उस गुट्टी को उसमें आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, विकास जी। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, जरा ये जानना था मुझे, यूकेलिप्टस के बगीचे से यदि हमको पौधों की वृद्धि करनी है तो कैसे उसका कलम कैसे करते हैं? जी, आपको किसके से बाग से आपको गुट्टी करनी है? यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है उससे कैसे? यूकेलिप्टस की कलम में अगर गुट्टी संभव है कि नहीं? नहीं, यूकेलिप्टस का बीज के द्वारा ही रोपण होता है। बीज के द्वारा नर्सरी तैयार कर लें, नर्सरी तैयार होने के बाद उसका रोपण कर दें, उसमें गुट्टी नहीं हो पाएगी। जी, गुट्टी संभव नहीं हो पाएगी। गुट्टी उसी में संभव है जिसमें कि आसानी से जड़ निकल सकती है। हम बता दिए पहले, लीची में यह व्यावसायिक विधि है, अमरूद में कर सकते हैं, नींबू वर्गीय फलों में भी आप नींबू और लेमन, कागजी नींबू और लेमन में इसकी व्यावसायिक रूप से आप कर सकते हैं। जी, तो कौन कौन से फलों में गुट्टी चढ़ाई जा सकती है इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। एक कॉलर और जुड़ गए हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश से जनार्दन जी। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हाँ सर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हम पूछना चाहते हैं कि यूपी के श्रीनगर में क्या गोभी का पौधे से न रोप सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी ज्यादा बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, बताइए। गोभी लगा सकते हैं जी। क्योंकि हमने बात की कि अगेती फूल गोभी की खेती करनी है तो बरसात का मौसम है, ये तो पता ही होता है कि बरसात में बारिश तो होगी ही, लेकिन इसके लिए जैसे हमने शुरू में बात की, जो पौध उगानी है आपको तो उठी हुई क्यारियां बनानी है जिससे उनके ऊपर पानी ना रुके और पानी का निकासी के लिए प्रबंधन करना है। और जहां खेत में भी रुपाई करने की बात आती है, क्योंकि अब सितंबर महीने तक तो बरसात होती ही रहेगी और ये जो पौध आपकी अभी तैयार करेंगे ये आपने तैयार की होगी, तो उसके लिए आप उठी हुई क्यारियाँ बनाएं और मेंढों पे ही पौधों को लगाएं। और यदि वर्षा नहीं होती है तो आप नालियों में उसको सिंचाई के लिए उपयोग करें। यदि वर्षा हो जाती है तो नालियाँ आपकी निकास के लिए काम आएंगी। जी बिल्कुल। तो किस प्रकार आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है आपको। डॉक्टर प्रीतम, हमारे कुछ कॉलर्स होते हैं जो कार्यक्रम के दौरान कॉल नहीं कर पाते हैं, वो हमारे कॉल सेंटर नंबर पर अपने प्रश्न जो है रिकॉर्ड करवाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न आए हैं हमारे पास। पहला प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ से धीरज सिंह का, और ये पूछना चाहते हैं कि पत्ता गोभी में इल्ली के नियंत्रण के लिए जो दवा का इस्तेमाल करें उसके बारे में जानकारी दें। हाँ, कीड़ों के लिए एक अच्छी दवाई जो अभी उपलब्ध है उसके लिए उसका नाम है इंडोक्साकार्ब जी, जो कि आधा ml से लेकर 1 ml तक 1 लीटर पानी में घोल बनाकर हम उसका छिड़काव कर सकते हैं जी। तो इससे जो भी सुंडियाँ आती हैं, इल्ली हो या दूसरे हो, उनका नियंत्रण हो जाता है। तो जी बिल्कुल। यदि आपके इलाके में इस जो इल्ली का है या दूसरी सुंडियों का प्रकोप अधिक होता है तो उसका आपको मालूम होगा कि कब वो प्रकोप होता है। तो प्रकोप होने से पहले यदि आप छिड़काव करें तो प्रकोप नहीं बनेगा और एक आध छिड़काव से ही आप उसको रोक पाएंगे। और अगर ज़्यादा फैलाव हो जाता है तो आपको 1 सप्ताह के अंतराल पर जो छिड़काव वो करना आवश्यक होगा। जी बिल्कुल। दूसरा प्रश्न जो है वो आया है राजस्थान से, सोहन लाल ने पूछा है और ये जानना चाहते हैं कि फूल गोभी की नर्सरी जो है ये किस प्रकार लगा सकते हैं और लगाते समय किन किन खास बातों का ध्यान रख सकते हैं। जी, तो नर्सरी कैसे लगा सकते हैं ये तो हमने जी, काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ये प्रमुख जो सावधानियां हैं उनके बारे में फिर बता भी जो दीजिए। पूछा है तो उसके लिए ये बताना आवश्यक है कि नए किसान भी सब्जी फसलों की खेती करने में आजकल अगर सर आगे आते हैं तो उनके लिए उनको जानकारी नहीं होती है और ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो सब्जी फसलें हैं इनकी पहले जानकारी ना होने से तो कई किसान जो हाथों उत्साहित बाद में होते हैं जब उनको सफलता नहीं मिलती है।
तो क्योंकि पौध उगाना एक बहुत ही मजबूत कार्य है, सफल पौध ही सफल फसल के बारे में आपको लाभ दे सकती है। तो उसके बारे में जैसे हमने बात की कि जब पहली बार आप पौध उगा रहे हैं तो उठी हुई ज़मीन जो जहाँ पानी की इकट्ठा होने की कोई व्यवस्था ना हो वैसी जगह का ही चयन करें और उसका अच्छी तरह उपचार करें फफूंद नाशकों से। जैसे कहा कि यदि आपकी जगह पहले कभी प्रयोग में नहीं आई तो फॉर्मेल्डिहाइड से उसका उपचार करें। और आप सोलराइजेशन की गर्मियों में जैसे अगेती फसल लेनी है तो पहले ही आपको सोचना होगा कि मैंने ये खेती करनी है। तो समय रहते आप जो क्षेत्र है जहाँ आपको नर्सरी तैयार करनी है उसको प्लास्टिक से कवर कर दीजिए, हल्की सिंचाई के लिए कवर कर दिए और 4-6 सप्ताह उसको कवर करिए। जी बिल्कुल। उससे क्या होगा कि धूप से ही आपके जो कीटाणु होंगे खेत में वो खत्म हो जाएंगे तथा आप स्वस्थ नर्सरी का स्वस्थ नर्सरी जो है वो तैयार कर पाएंगे। जी बिल्कुल। एक कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश से, सुरेश वर्मा जी, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि हेलो, हाँ, ये जैसे फूल गोभी में पौध गलन होता है, फिर उसके बाद में जैसे पौधे बैंगनी कलर के हो जाते हैं, फूल बैंगनी कलर के हो जाते हैं, कभी कभी फलों में सड़न होती है, कभी सड़न भी होती है फलों में। जी, तो आप इसका समाधान माफ कीजिएगा जानना चाहते हैं? जी डॉक्टर प्रीतम, एक आप लाइट आ जाती है, एक रोग लाइट भी आता है उसमें, जो अलग अलग वो होते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि पौधे सड़ जाते हैं और बाद में ही बीमारियां आ जाती हैं, तो उसके बारे में आपको बता दें कि पौध उगाते समय ही डैम्पिंग ऑफ नामक की फफूंद जो है उसका प्रकोप होता है। तो उसके बचाव के लिए हमने कहा कि आपको बीज उपचार करें और जो पौधशाला है उसमें भी आप फफूंद नाशकों का प्रयोग करें। और जैसे कि अभी आपको बताया कि आप सोलराइजेशन की प्लास्टिक के कवर कर से उसको कीटाणुओं को पहले मारें, और उसके अतिरिक्त ये भी बताया कि आप फॉर्मेल्डिहाइड से भी अपनी भूमि का जो उपचार करें। तो ये सभी व्यवस्थाएं जो हम बता रहे हैं ये उन्हीं बीमारियों के लिए हैं जो आप बता रहे हैं जो बाद में पनपती हैं। और बीज उपचार करने के बारे में भी आपको बताया, और ये भी बताया कि आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म पानी से भी बीज का उपचार करें। तो वो काला सड़न रोग तथा ये दूसरी जो डैम्पिंग ऑफ या दूसरे और बीमारियां बीच में आती हैं उन सभी के निजात के लिए है। और बीच में फिर बाद में भी जब आपने रुपाई करनी है, जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है, तब भी आपको जो कैप्टाफ का या बेविस्टीन का घोल बनाकर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो पौधों को, जो पौध है आपकी, उसकी जड़ों को पानी में डुबोए रखना है 15-20 मिनट के लिए रुपाई से पहले। तो ये सब कार्य आप उसी के लिए करते हैं जो बाद में आपको कोई मुश्किल ना आए, या आए तो उसको कम लागत से आपको उसका निजात पा सकें। जी बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आप दोनों का कि यहाँ पर आप आए कि और आपने इतनी विस्तार पूर्वक जानकारियाँ जो हैं हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो किसान। आपको हमारे सोमवार के कार्यक्रम का जो विषय है वो बता देते हैं। हमारे सोमवार के कार्यक्रम का विषय रहेगा राष्ट्रीय बागवानी योजनाएं और अक्षय ऊर्जा। जी हाँ, राष्ट्रीय बागवानी योजनाएं और अक्षय ऊर्जा हमारे सोमवार के कार्यक्रम का विषय है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने प्रश्न। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और आप हमारे साथ फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए और हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, और वहाँ पर आप अपने खेत की वीडियो, फोटो या अपने जो सवाल है, सुझाव हैं, वो वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे डीडी किसान कॉल सेंटर पर भी कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-113060। इस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने जो प्रश्न हैं वो आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। साथ ही साथ
हमारे जो कल का कार्यक्रम है स्वस्थ किसान, उसका विषय हम आपको बता देते हैं। हमारे कल के कार्यक्रम स्वस्थ किसान का विषय रहेगा ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण और बचाव के तरीके। जी हाँ, ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण और बचाव के तरीके, ये हमारे कल के कार्यक्रम स्वस्थ किसान का विषय है। इस विषय से संबंधित आपके पास जो भी सवाल होंगे वो आप हमारे कल के कार्यक्रम में कॉल करके पूछ सकते हैं और उसके समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे जो विशेषज्ञ, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद होंगे हमारे कार्यक्रम के दौरान। तो अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।